Can you see this session 2 Python training notebook? Yes, sir. Okay. So लास्ट सेशन में हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे। ऑपरेशंस हमने देखा था कुछ कुछ। अच्छा, पुराना नोटबुक मैंने लोड नहीं किया हुआ अभी। तो ये सारे बच गए थे, राइट? बिटवाइज बच गया था, असाइनमेंट और मेंबरशिप बच गए थे वहां। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर से। बिटवाइज ऑपरेटर को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाहूंगा कि क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है वो बाइनरी नंबर्स पे काम करते हैं। बाइनरी नंबर्स मतलब उसके जो सिंबल्स होंगे या तो 0 और 1 के फॉर्म में होगा। जैसे मैंने यहाँ पे पहले से लिख करके रखा है 14 को बाइनरी, अगर 8 बिट्स बाइनरी नंबर में लिखना होगा तो ए आएगा। अब ये निकालते कैसे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो होता क्या है, आपको अगर कोई नंबर है जो डेसिमल फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म मतलब जो हम नॉर्मल यूज करते हैं 10, 11, 12, 13, 14 इस टाइप के नंबर, तो अगर उसको आप बाइनरी में निकालना चाहते हो कि उसका बाइनरी क्या होगा, तो सपोज आपका नंबर है 12 और इसका मैं बाइनरी निकालना चाहता हूँ। तो उसका प्रोसेस होता है कि आप इसको पहले डिवाइड करो 2 से, ठीक है? अब तो रिमाइंडर जो आएगा आप उसको नोट करते जाते हो लेफ्ट टू राइट। आपको रिमाइंडर कैसे नोट करना है लेफ्ट टू राइट मैं बताता हूँ। जैसे 12 को मैंने डिवाइड किया 2 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो मैं 0 लिख लूंगा। अब कोसेंट मेरा बचा कितना? जब मैंने 12 को डिवाइड किया 2 से तो मेरा कोसेंट हुआ 6 एंड रिमाइंडर बचा 0। तो मैंने 0 को नोट डाउन कर लिया और जो 6 बचा, जो 6 मेरा कोसेंट है उसको मैं फिर से 2 से डिवाइड करूंगा अगेन। तो अगेन मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा 6 को तो मेरा फिर से रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 और कोसेंट हो जाएगा 3, राइट? अब मैं 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 और मेरा कोसेंट हो जाएगा 1 क्योंकि 2 टाइम्स 1, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा और प्लस 1 जो मैंने रिमाइंडर में रख लिया 3 के लिए। अब मेरा लास्ट में कोसेंट बच रहा है 1 और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 से तो मेरा रिमाइंडर बच जाएगा 1 और कोसेंट रहेगा 0। तो मुझे ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि मेरा कोसेंट जो है वो 0 ना हो जाए। तो अगर आप बोलोगे कि मेरा जो बाइनरी में 12 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन है, तो ये 4 बिट्स बाइनरी नंबर है। और अगर इसी को मुझे अगर 8 बिट्स बाइनरी नंबर में लिखना होगा तो मुझे 4 जीरो और आगे लगा देने होंगे। और ये हो गया मेरा 12 का 8 डिजिट बाइनरी नंबर। मैं इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो प्रॉपर सिंटेक्स नहीं था पाइथन का। तो ये प्रोसेस है। अब जो भी बिटवाइज ऑपरेटर्स जो भी है ना इस बाइनरी नंबर पे यूज होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। जैसे सबसे पहला बिटवाइज ऑपरेटर है जो कि एंड ऑपरेटर बोलते हैं उसको, न्यू सेल। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एंड कैसे काम करता है। तो अगर मैं 2 बिटवाइज ऑपरेटर को, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे 14 लिया था, 14 का ऑपरेट बिटवाइज यहाँ पे है पूरा बाइनरी नंबर्स जो है, और यहाँ पे 12 का लिख लिया। मैं इसी दोनों के ऊपर एंड करके दिखाता हूँ कि 12 एंड 14। तो आप देखना रिजल्ट में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। कैसे आ रहा है 12 वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, 12 को एंड किया 14 के साथ। तो सबसे पहले मैं 12 का बाइनरी नंबर लिख लेता हूँ 4110, और नीचे में मैं उसका 14 का बाइनरी नंबर लिख लेता हूँ 1 2 3 4 एंड 1110। ओके। अब इसमें करते क्या है, एंड जब हम कर रहे हैं ना तो बिट वाइज हम इसको देखेंगे। 0 एंड 0, 0 एंड 0 क्या होगा? 0 होगा। 0, अच्छा मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि कर्सर यहाँ पे आया हुआ है। तो 0 एंड 0 क्या होगा? 0। फिर 0 एंड 0 क्या होगा? 0। फिर हम देखेंगे 0 एंड 0, 0, 0 एंड 0, 0, 1 एंड 1, 1, 1 एंड 1, 1, 0 एंड 1 अगेन 0, 0 एंड 0, 0। तो लास्ट में जो मुझे रिजल्ट आया वो किस किस बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 12 को कर रहा है, राइट? सेम यही तो है 12 का। 12 का देखो आप, 12 का भी मैंने निकाला था यहाँ पे। तो ये है एंड का बात। सेम अगर मुझे दिस वन इज फॉर एंड, बिट वाइज एंड। कल जो हमने पढ़ा था ए एंड डी वाला वो लॉजिकल एंड था, वो उसमें और इसमें डिफरेंस है। ये हमेशा बिट वाइज इस तरह से सारे बिट वाइज वैल्यूज पे काम करती है। वो जो था लॉजिकल वो बुलियन पे काम करता है। बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स पे काम करता है। अब इसी का अगर मुझे और दिखना हो, इस दोनों ऑपरेटर्स को देखो। मेरा एक ऑपरेटर ए है,
दूसरा ए है, इस दोनों के ऊपर मुझे और करना है, तो कैसे होगा, 0 एंड 0 का 0 हो जाएगा, 0 एंड 0 फिर से 0 हो जाएगा, थर्ड वाला भी 0, फोर्थ में भी 0 एंड 0 0। अब 1 एंड 1, सॉरी 1 और 1 1, 1 और 1 1, 0 और 1 ये भी 1 होता है। हम और कर रहे हैं इस बार। फर्स्ट स्टेप में जो हम यहाँ पे किए वो एंड था, सेकेंड में यहाँ पे जो कर रहे हैं वो और है, और 0 तो 0 होगा। तो जब आप और ऑपरेटर यूज करते हो, और ऑपरेटर ए है मेरा एंड ऑपरेटर, तो मैं और का भी दिखा देता हूं आपको कि 12 और 14 जब हम करेंगे बिटवाइज ऑपरेशन, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, अच्छा 112 लिखा गया वहां पे, तो 14 आएगा आपको। 14 कैसे आया, वो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ए मेरा, यहाँ पे और थोड़ा सा, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन था 12 का, और ए था 14 का। ए किसका रिप्रेजेंटेशन है, ए है 12 का बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन, ए है 14 का बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन 8 डिजिट में। अब इसके ऊपर मैंने एंड किया तो मेरा ए वाला रिजल्ट आया, बिटवाइज एंड किया तो फिर यहाँ पे बिटवाइज और किया तो ए रिजल्ट आया। और ए जो है, ए वाला जो वैल्यू है वो सेम 14 को डिनोट करता है और ए वाला 12 को डिनोट करता है। ऐसा ही करके हम और एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि सपोज आपको मैं दिखाता हूँ 16 एंड 14, 16 एंड 14 जब आप करोगे तो 0 आएगा। रीजन मैं दिखा देता हूँ आपको कि क्यों। जब आप 16 का बिटवाइज आप लिखना चाहोगे, 16 का जब आप बिटवाइज लिखोगे तो क्या आएगा, आगे में 4 जीरो आएंगे और फिर एक 1 आएगा और फिर 3 जीरो आएगा, सॉरी, आगे में 3 जीरो आएंगे और फिर एक 1 आएगा और फिर एक 0 आएगा। और 14 का बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन ऊपर हमने निकाला हुआ है, ए वाला सेम। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर आप एंड करते हो, एंड ऑपरेशन करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, 0 एंड 0 0 हो जाएगा। फिर सेकेंड वाले पोजीशन पे भी, सेकेंड में भी 0 एंड 0 0 हो जाएगा, थर्ड में भी 0 एंड 0 0 हो जाएगा, फोर्थ में आप जाओगे तो 1 एंड 0, 1 एंड 0 क्या होगा, 0 होगा। फिर उसके बाद क्योंकि 0 और 1 है तो अगेन 0। तो अब सब में आप देखोगे सिर्फ 0 आएगा, लेकिन जैसा ही आप इसको और वाले पे देखोगे और करके, तो आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगे। वो क्या मिलेगा, वो इस वाले 1 के पास 1 एंड 0, दिस वन कोरस्पॉन्डिंग टू दिस 0, यहाँ पे वैल्यू 1 आएगा और फिर नेक्स्ट में भी 1 आएगा, उसके बाद भी 1 आएगा, सॉरी यहाँ पे लिखना था मुझे, 1 आएगा, यहाँ पे भी 0 एंड 1 1 आएगा और फिर लास्ट में 0 एंड 0 0 होगा। तो अगर मैं आपको इसका बिटवाइज और करके दिखाऊं 16 एंड 14 का, मुझे बस यहाँ पे ऑपरेटर चेंज करना है। पहले मैंने एंड ऑपरेटर यूज किया था, अब मैं बिटवाइज और यूज करूंगा, तो आपको देखो 30 दे रहा है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो 30 का रिप्रेजेंटेशन है। अब बिटवाइज ऑपरेटर इसी तरह से काम करता है, आपको कोई भी डेसिमल वैल्यू है आप उसको बिट रिप्रेजेंटेशन में चेंज करो और उसके ऊपर आप जो भी ऑपरेशन है एंड और आप लगा सकते हो। सेम एंड और के बाद इसको बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर, आइदर राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। ये कैसे काम करता है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सेक्शन बनाया हुआ है। जैसे ही मैं किसी नंबर पे, जैसे मैं 16 का लेता हूँ एग्जांपल, 16 पे मैं अगर लेफ्ट शिफ्ट करूंगा 2, अगर मैंने इस साइड लिखा, पहले आप रिजल्ट देख लो क्या होगा, तो आ गया 64। ये हुआ कैसे, अब 16 का तो रिप्रेजेंटेशन ये था, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये हुआ कैसे। एक दो स्पेस मैं ले लेता हूँ अभी, वहां पे क्या नंबर आएगा वो बाद में लिखेंगे। ये हुआ क्या कि जितने भी इसके बिट्स थे ना वो शिफ्ट हो गए लेफ्ट साइड में। तो सपोज 0 है तो 0 अगर शिफ्ट होगा तो 0 ही रह जाएगा, कोई डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करेगा। ये जो 1 है ये दो दो स्टेप लेफ्ट के साइड शिफ्ट हो जाएगा। दो स्टेप अगर लेफ्ट के साइड शिफ्ट हुआ तो कहाँ पे 1 जो है इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो ही मैं लिख लेता हूँ 0 और 1, और क्योंकि 1 जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इसके बाद जो भी है सब 0 था तो सब 0 ही रह जाएगा। ओके, तो अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है किसका है, 64 का है। सेम अगर आप इसके ऊपर अगर आप करना चाहो
16 के ऊपर राइट शिफ्ट अगर आप करते हो, 16 के ऊपर ही अगर मैं राइट शिफ्ट करता हूँ, 2 पोजीशन से राइट शिफ्ट, 2 पोजीशन से। सेकंड नंबर क्या डिनोट करता है, आप कितने पोजीशन में शिफ्ट कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे 16 पे जब लेफ्ट पोजीशन में 2 शिफ्ट किया था, तो ये जो 1 है वो 2 बार इधर शिफ्ट हो गया। सेम 6 जब मैं राइट शिफ्ट करूंगा, तो आप देखो इसका रिजल्ट, पहले रिजल्ट आ रहा है कितना, 4 4 4 कैसे आ रहा है, 4 आ रहा है। जो ओरिजिनल नंबर क्या था मेरा, 16 था। अब 16 को मैंने 2 बिट्स राइट साइड में शिफ्ट किया, तो अब ये जो 1 है यहाँ पे आ जाएगा इस पोजीशन पे। फर्स्ट ए जो 1 है, फर्स्ट शिफ्ट लेकर के उसके जस्ट सेकंड वाले पे आएगा, और सेकंड शिफ्ट में यहाँ पे आएगा। तो इन सेंस राइट साइड से थर्ड पोजीशन पे मेरा 1 रहेगा, और बाकी सब जीरो होंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 और फिर 2 जीरो। ठीक है, और ए रिप्रेजेंटेशन है किसका, 4 का। तो इसी तरह से काम करता है बिट वाइज ऑपरेटर। आपको उसके बिट वैल्यूज निकालने होंगे, और फिर उसके ऊपर आपको ऑपरेशन करने पड़ेंगे। अब हमने क्या क्या देख लिया, एंड देख लिया, और देख लिया, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, और इसको बोलते हैं एक्स और ये है नोट। पहले मैं नोट दिखा देता हूँ। सॉरी, हाँ यहाँ पे पहले मैं नोट दिखा देता हूँ। तो मैं कमेंट करता हूँ बिट वाइज नोट। ये क्या करता है, जैसा ही मैं अगर आपको दिखाऊं कि नोट ऑफ 16, तो इसका आंसर है -70। इसका रीजन क्या है, थोड़ा सा इसको मैं फिर से बता देना चाहता हूँ। ओके, जस्ट सेकेंड गाइज, मेरा ब्लूटूथ का बैटरी लो हो गया, मैं अपना ब्लूटूथ चेंज कर रहा हूँ। गिव मी 1 मिनट। मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ। हम लोग नोट ऑपरेटर देख रहे थे, बिटवाइज नोट ऑपरेटर। तो बिटवाइज नोट ऑपरेटर एक्चुअली में थोड़ा सा अलग वे में बिहेव करता है। उसका रीजन ये है कि जब आप किसी भी नंबर को स्टोर करते हो ना मेमोरी में, तो उसका रिप्रेजेंटेशन बदलता है इन सेंस कि उसको टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में रखा जाता है। अब क्या होता है टूज कॉम्प्लीमेंट, और वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है, बट आप उसके बारे में सर्च कर करके पढ़ सकते हो। हाँ, बट मैं आपको एक इन जनरल आपको बताऊंगा नोट ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो होता क्या है, जैसा ही आप किसी नंबर के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे 16 के ऊपर नोट लगाया ना, नोट ऑफ 16 किया, तो इंटरनली पाइथन उसको कैसे उसको चेंज करता है, उस उसका एक्सप्रेशन ऐसे कर देता है, 16 +1, और ओवरऑल के ऊपर वो माइनस लगा देता है। किसी भी नंबर के आप ऊपर करोगे, सपोज एक्स, मैं एक ऐसे वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें मैं 4 रख रहा हूँ, और नोट ऑफ एक्स मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो हमेशा आप देखोगे कि नोट ऑफ एक्स जो है सेम वही, ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन बताया ना आपको, कॉमा, मैं वो इक्वेशन भी आपको दिखा देता हूँ कि दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं। -(x+1), और यहाँ पे आप कोई भी नंबर लो, 13 मैंने लिया, तो आप देखोगे कि सेम। एक इसका रीजन क्या है, इन जनरल जो नोट ऑपरेटर है उसका काम बस इतना है कि जितने भी इसके बिट बिट वैल्यू है ना, उसको वो रिवर्स कर देगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे नोट लगाया हूँ 16 के ऊपर, 16 का जो बिट वैल्यू है उसके ऊपर, तो उसको वो इन जनरल जो उसका फंक्शन है वो ए है कि उसको 1 1 1 0 1 1 1 1 ऐसा कर देगा। बट होता क्या है ना पाइथन के अंदर या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जब आप किसी नंबर को स्टोर करते हो, तो उसे डायरेक्टली आप सिर्फ बिट वाइज में आप स्टोर करोगे ना, तो आप बहुत से इंफॉर्मेशन आप स्टोर नहीं कर पाओगे। जैसे आप निगेटिव नंबर को स्टोर नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए कुछ कुछ रिप्रेजेंटेशन होते हैं। उस रिप्रेजेंटेशन में कहा क्या जाता है कि सबसे फर्स्ट वाला जो बिट है आप उसको रिजर्व कर दो। किसके लिए, साइन के लिए। उसको साइन बिट कहा जाता है। अब होता है कि अगर आपने इसको साइन बिट के लिए रिजर्व कर दिया, तो उसके बाद के जितने भी नंबर है वो नॉर्मल नंबर तो बताएंगे, बट वहां पे भी दिक्कत आती है कि आप जीरो को कैसे स्टोर करोगे। ठीक है, फिर आप जस्ट -1 को कैसे स्टोर करोगे, तो उसके कुछ रिप्रेजेंटेशन के चलते वो एक फॉर्म होता है, बिट रिप्रेजेंटेशन का एक फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट। और उस टूज कॉम्प्लीमेंट में ही एक्चुअल में वो सारे नंबर्स को स्टोर करते हैं। और जिसके वजह से अगर आप जब रिजल्ट देखोगे,
तो आपको वो यहाँ पे नेगेटिव वाला रिजल्ट दिखता है। तो इन जनरल आप सिर्फ ए वाला इक्वेशन को देख करके चलो। अगर आपको और जानना है इसके बारे में तो आप पढ़ो कि कैसे किसी नंबर को स्टोर किया जाता है मेमोरी में, और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। या आपको दो चीज एक्स्ट्रा रीड करनी पड़ेगी अगर आपको एग्जैक्टली डीप में जाना है तो। बट अगर एवब लेवल से आप अगर मुझे पूछो तो बिट वाइज नोट का फंक्शन बस इतना है कि आपको कोई भी अगर बिट सीक्वेंस दिया हुआ है तो उसमें जो भी बिट वैल्यू है उसको रिवर्स कर देगा। जैसे जीरो था तो वन हो गया, जीरो था तो वन हो गया, जीरो था तो वन हो गया, और यहाँ पे वन था तो जीरो हो गया। सेम इसी बिट सीक्वेंस इसी को फॉलो करते हैं बिट वाइज नोट ऑपरेटर। और दूसरा एक लास्ट ऑपरेटर बचा हुआ था हमारा एक्स और। एक्स और के लिए मैं ए वाला चीज पूरा कॉपी करता हूँ, क्योंकि उसमें एक्स और जो है वो यूनरी ऑपरेटर नहीं है। नोट जो है यूनरी मतलब एक ही ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। जैसे मैंने नोट ऑफ 16 किया, यहाँ पे दो वैल्यूज नहीं रखे थे। जैसे मैं ऊपर में एंड और के टाइम में मैं दो ऑपरेंड्स को ले रहा था, राइट। तो एक्स और के लिए भी मुझे दो ऑपरेंड्स लगेंगे। मैं उसके लिए ऊपर वाला मैंने कॉपी कर लिया और इसको एक्स और चेंज कर लेता हूँ। अब एक्स और में क्या होता है, एक्स और में क्या होता है कि ये बिट वाइज वैल्यू को देखता है। यहाँ पे अगर दोनों वैल्यू सेम रह गया, अगर दोनों वैल्यू सेम हो गया तो रिजल्ट जीरो देगा। दोनों वैल्यू सेम हो गया तो रिजल्ट जीरो देगा। तो यहाँ पे आप देखो जीरो जीरो है तो जीरो, फिर जीरो जीरो है तो जीरो, फिर जीरो जीरो मतलब दोनों सेम है तो जीरो। यहाँ पे चेंज दोनों वैल्यू डिफरेंट है, लाइक एक वन है और एक जीरो है तो रिजल्ट क्या आएगा, वन आएगा। नेक्स्ट वाले में भी आप देखो, एक वन है और एक जीरो है तो रिजल्ट क्या आएगा, वन आएगा। उसके बाद में भी, फिर यहाँ पे भी, फिर लास्ट वाले में फिर से जीरो, क्योंकि दोनों सेम है। और मैं यहाँ पे आपको करके दिखा भी देता हूँ इसके ऊपर वाले कोड सेल में कि 16 एक्स और 14 एक्स और ऑपरेटर, उसके साथ लेफ्ट साइड में मैंने एक ऑपरेंड रखा है और राइट साइड में एक दूसरा ऑपरेंड। अब मैं इसको करूंगा तो ये 30 है, और ये आप देखो ये रिजल्ट है, सेम आपको 30 मिल रहा है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे इन डेसिमल तो आपको रिजल्ट जो है वो 30 मिलेगा। ओके। तो अगर इस बिट वाइज ऑपरेटर में अभी तक अगर किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो किसी सेक्शन में, या मैं उसको रिपीट कर सकता हूँ, या फिर ठीक है आगे बढ़ सकता हूँ। किसी को डाउट है बिट वाइज ऑपरेटर में अभी तक? ओके, आई होप कि आपको समझ में आया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे हैं, बट उसके बारे में हम लोग स्पेशली पढ़े नहीं है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। इक्वल टू, जैसे आप इक्वल टू यूज करते हो, कब यूज करते हो, जब भी आपको जैसे ए इक्वल टू मैंने 10 किया, ए इक्वल टू मैंने 10 किया, इसका मतलब क्या हुआ, मैं ए के अंदर वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, कितना 10। तो एक ए जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसके और भी कुछ कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, वो हैं कुछ न्यू कोड सेल्स मैंने ले लिया। जैसे मैं ए तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया है, राइट। अब अगर मुझे ए करना है कि ए में बढ़ाना है कुछ, तो ए इक्वल टू 2 अगर मैं करता हूँ तो अब आप देखोगे ना तो ए का वैल्यू बढ़ जाएगा 2 से। एक जो मैंने यहाँ पे किया इसका मतलब ये है, पूरे उस इस पूरे लाइन का मतलब ये है कि ए का वैल्यू में 2 को ऐड कर रहा है और उसको ए में ही डाल दे रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे, ए के वैल्यू में 2 को ऐड कर रहा है और फिर उसको ए में ही डाल दे रहा है। सेम ए वाला का लिखो या ऐसे लिखो, दोनों इक्वल है। और इसी तरह से असाइनमेंट में सिर्फ आप क्या प्लस करके ही उसको ऐड कर सकते हो, नहीं, आप माइनस करके भी कर सकते हो। जब आप माइनस करके करोगे तो आप देखोगे कि ए के वैल्यू में 2 कम जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ए 10 किया, फिर ए माइनस इक्वल टू 2 कर दिया, तो अब आप देखोगे कि ए 8 हो गया। सेम आप डिवीजन के साथ भी कर सकते हो। ए 8 था, सब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से। ए 10 था, अब यहाँ पे अब क्या होगा कि ए को डिवाइड किया जाएगा 2 से,
और जो भी वैल्यू आएंगे उसको फिर से ए में ही रख दिया जाएगा। तो आप देखो 5.0 हो गया। सेम आप अगर आप देखना चाहो तो इनटू के साथ कर सकते हो। तो ए का वैल्यू 10 है, मैं यहाँ से रन कर रहा हूँ, ए का वैल्यू 10 है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ए में 2 को इंटू किया जाएगा और से फिर से रिजल्ट जो आएंगे उसको ए में ही रख दिया जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू। तो जितने भी आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज किए हैं उस सबके साथ आप इक्वल टू लगा करके इस तरह का असाइनमेंट ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो। तो ए था असाइनमेंट ऑपरेटर। अब है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर का बहुत यूज है, आप इन फ्यूचर बहुत बार आप इसको यूज करोगे। इसमें होता क्या है, इन या नोट इन, ये दोनों है मेंबरशिप ऑपरेटर। जैसे सपोज मुझे ये देखना है कि डी इन दिल्ली, तो ये करता क्या है कि जो भी मैंने इन के लेफ्ट में लिखा है वो सर्च होगा किसके अंदर, इन के राइट साइड में। तो क्या डी इस पूरे वर्ड में है, हाँ है, तो रिजल्ट क्या देगा, ट्रू। अगर मैं यहाँ पर से डी को स्मॉल लेटर में कर दूं तो एक कैपिटल डी इसके अंदर में तो नहीं है, नहीं है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आएगा। सेम मैं अगर नोट इन यूज करता हूँ, डी नोट इन दिल्ली, तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो ट्रू है ना, डी जो है दिल्ली में नहीं है, एक कैपिटल डी मैंने यूज कर रखा है और यहाँ पे स्मॉल डी है। सपोज और भी आप किसके साथ यूज कर सकते हो, लिस्ट के साथ आप यूज कर सकते हो। लिस्ट हमने थोड़ा सा उसका एक ब्रीफ देखा था कि लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मैंने लिस्ट में एलिमेंट लिए 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि वन इन दिस लिस्ट, जो मैंने लिस्ट दिया पूरा 1 2 3 4, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। बट मैं अगर यहाँ पे कुछ और दे दूँ कि 10 इन दिस लिस्ट, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो मेंबरशिप ऑपरेटर बस इसी के लिए यूज होता है कि अगर आपको देखना है कि कोई एलिमेंट किसी दूसरे लिस्ट या फिर स्ट्रिंग या फिर कुछ और भी आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी इन फ्यूचर, उसका पार्ट है या नहीं है। टपल के साथ भी आप यूज कर सकते हो, सेट सेट के साथ भी यूज कर सकते हो। तो वो है या नहीं, किसी का मेंबर है या नहीं, आपको बस वो बताता है, इन और नॉट इन। अगर रहेगा तो ट्रू देगा, नहीं रहेगा तो फॉल्स देगा। तो ये हुआ मेंबरशिप ऑपरेटर, इन और नॉट इन। तो यहीं तक था ऑपरेटर्स में। अब हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम लोग चलते हैं कंडीशनल इफ एल्स स्टेटमेंट के पास। तो बहुत बार ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि आपको डिसीजन लेना होता है, डिसीजन लेना होता है बेस्ड ऑन समथिंग। जैसे आप बेसिक एग्जांपल कैसे लोगे आप इसका, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में सारे बच्चे के मार्क्स आए, बट जो भी हैं एडुकेटर्स हैं या फिर इंस्टीट्यूशन है, वो एक डिसाइड करती है कि इतने मार्क्स आप लाओगे तो आपको पास किया जाएगा और इतने मार्क्स से आप कम रहोगे तो आपको फेल किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग ऑन पार्टिकुलर कंडीशन। कंडीशन क्या है कि मार्क्स के वैल्यू आपको पार्टिकुलर इतने होने चाहिए, 33% होने चाहिए, और इंस्टीट्यूशन के हिसाब से वो अपने डिपेंड करता है कि वो क्या सेट करते हैं। तो वो कंडीशन के ऊपर अगर आपको डिसीजन लेना है तो हम यूज करते हैं इफ और एल्स। तो इसका बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, मैं यहाँ पे दिखा लिख देता हूँ। होता क्या है, आपको पहले, फिर यहाँ पे आपको लिखने होंगे, कंडीशन ट्रू होगा, अगर ये कंडीशन का रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू होगा, तब वो इफ ब्लॉक को वो यहाँ पे आपको कुछ कोड लिखोगे, वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो एल्स पार्ट में आएगा। अगर आपने एल्स पार्ट लिख तो यहाँ कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो जस्ट से एक बेसिक प्रोग्राम हमने कुछ देर पहले पिछले पिछले वाले क्लास मॉडल ऑपरेटर पढ़ रहे थे। हमने थोड़ी सी बात की थी कि कोई नंबर इवन नंबर है या नहीं। अभी हम उसके लिए प्रॉपर कोड करते हैं। हम यूजर से एक नंबर लेंगे, अब उसको बताएंगे कि वो एक इवन नंबर है या नहीं है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इनपुट फंक्शन का यूज, राइट। तो हम नम एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें हम इनपुट लेंगे, इनपुट
इंटर ए। अब हम उसकी एज जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल, 2 के साथ उसको मॉडुलो ऑपरेटर करते हैं, रिमाइंडर देखते हैं 2 से डिवाइड करने के बाद वो 0 होता है या नहीं। 0 होता है इफ दिस होल स्टेट, तो उसका मतलब है नंबर है और अगर मतलब है कि वो इफ में नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा, तो हम प्रिंट कर देंगे no। ठीक है, इतना सा इसको रन कर देते हैं। रन करते हैं, यहाँ पे आता है इंटर ए नंबर। इंटर ए नंबर में मैंने 11 डाला, 11 नोट इवन है तो रिजल्ट आ गया नोट इवन। अब मैंने यहाँ पे 2 डाला, 2 इवन है, इवन आ रहा है। तो ऐसा ही काम करता है, किसी भी तरह के आप कंडीशन दे सकते हो उसके अंदर, आप जितने मर्जी चाहो आप कोड लिख सकते हो, फिर आप एल्स ब्लॉक लिखो, फिर आप एल्स आपको जितने यहाँ पे लिखो। तो हम लोग थोड़ा सा और एडवांस कोड भी करेंगे इन फ्यूचर। बट इसके अंदर अगर सपोज कंडीशन सिर्फ एक कंडीशन के ऊपर नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए कि कोई नंबर इवन है या नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ एक कंडीशन बन रहा था इस केस में। बट अगर मुझे ये करना है कि ग्रेडिंग करनी है, जैसे कॉलेज में या फिर स्कूल, वो कैसे काम करता है, तो ग्रेडिंग अगर करनी है, सपोज अगर किसी स्टूडेंट्स के अगर मार्क्स से ऊपर आते हैं तो उसको मुझे ग्रेड ए देना है, अगर 70 से ऊपर आते हैं तो उसको ग्रेड देना है, अगर 60 से ऊपर आते हैं किसी के मार्क्स, 60 से ऊपर आते हैं तो मुझे सी देना है। मुझे अभी और 60 से ऊपर आते हैं और 60 से नीचे वाले जितने भी लोग होंगे उसको ग्रेड डी मिलेगा। ठीक है, मुझे इस तरह का एक प्रोग्राम बनाना है, तो कि हम बस एक नंबर जो है यूजर से मांग नंबर दे, मार्क्स इन सेंस मार्क्स यूजर इनपुट में डालेगा और हमें बस बताना है कि उसका ग्रेड क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मार्क्स ले लेते हैं और उसको इनपुट के लिए हम यूजर से मांगेंगे इंटर मार्क्स। हम इसके ऊपर हम कंडीशन लगाएंगे इफ मार्क्स ग्रेटर देन 80 प्रिंट ए। एल इफ, मैं यहाँ पे एल्स यूज नहीं कर रहा हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ, एल इफ। मतलब अगर पहला कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगा, अगर पहला कंडीशन जो है वो अगर फॉल्स हो जाएगा तब क्या होगा, अब आकर के दूसरे कंडीशन चेक करेगा एल इफ। ओके, तो अब क्या चेक करना है मुझे सेकंड में, कि अगर मार्क्स 80 से ग्रेटर नहीं है तो मुझे फिर चेक करना होगा कि वो 70 से ग्रेटर है क्या। अगर वो 70 से ग्रेटर हो गया तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे ग्रेड बी। अभी भी मुझे और चेक करना है कंडीशन क्या, कि अगर सेकेंड वाला भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गया, अगर मार्क्स उसके 70 से ऊपर वाले भी कंडीशन ट्रू नहीं हुए तो क्या होगा, मार्क्स ग्रेटर देन 60 चेक करना होगा हमें। और जब हम 60 चेक करेंगे और 60 चेक करने के बाद अगर स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा तो हम प्रिंट कर देंगे क्या, सी। और अगर इन तीनों में से कोई भी करेक्ट नहीं हुआ, किसी का भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुआ, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, एल्स में। और एल्स में हम क्या कर देंगे, डी। डी हमने क्यों किया, क्योंकि अगर किसी का मार्क्स 30 से मतलब 60 से एभव नहीं है तो उसका क्या होना चाहिए था, ग्रेडिंग डी होना चाहिए था। राइट, तो हम इसको रन करके देखते हैं। रन रन किया, ये मार्क्स के लिए मांग रहा है, मार्क्स में मैंने दे दिया यहाँ पे 76 दिया, तो ग्रेड क्या आ गया, बी आ गया। क्या ये सही ग्रेड है, हाँ, क्योंकि 70 से ऊपर है तो ग्रेड बी आना चाहिए था। अगर सपोज मैं फिर से रन करता हूँ, यहाँ पे मैं 86 देता हूँ तो ग्रेड ए आ गया। क्यों, क्योंकि ए 80 से ऊपर वाला कंडीशन जो है इसके लिए ट्रू हो रहा है तो वो ग्रेड ए दे दे। ठीक है, तो ऐसा ही काम करता है इफ एल्स। या फिर अगर आपको मल्टीपल डिसीजन मेकिंग के लिए आपको कंडीशंस हैं आपके
प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट में, या फिर आपको अगर ज़रूरत पड़ रही है ऐसी कि आपको बस डायरेक्ट एक ही कंडीशन के ऊपर में आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपको मल्टीपल कंडीशन लगाने पड़ रहे हैं। जैसे पहला कंडीशन मैंने लगाया, फिर दूसरा लगाया, अगर ये भी नहीं ट्रू हो रहा है तो फिर तीसरा भी कंडीशन है मेरे पास, तो हम यूज कर सकते हैं एलिफ को। ओके, तो इतना था कॉन्सेप्ट था इफ और एल्स का। इफ और एल्स के ऊपर में और भी हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे इन फ्यूचर, बट अभी के लिए किसी को अगर डाउट है इफ एल्स में या फिर उसके पहले जो भी हमने पढ़ा, तो आप पूछ सकते हो। ओके, आई होप किसी को डाउट नहीं है, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लूप्स। लूप क्या होता है, ठीक है। तो पाइथन में पहली बात तो लूप होता क्या है, तो होता क्या है ना, जब कोई भी काम अगर आपको रिपीटेटिव करना है, कोई भी एक काम आपको दिया गया जो आपको बार बार करना है और उस काम में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मतलब एक या तो चेंजेस अगर है भी तो किसी पैटर्न के हिसाब से चेंजेस है, बट आपको उसको रिपीट में करना है, तो आप यूज करते हो लूप्स। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना अपना लूप है, और फोर लूप, व्हाइल लूप, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के लूप्स होते हैं। बट हमारे पाइथन में बस दो ही टाइप के लूप्स हैं, पहला फोर लूप और दूसरा व्हाइल लूप। तो पहले हम लोग फोर लूप देखते हैं, फोर लूप का यूज केस क्या है। तो पहले काम कैसे करता है मैं वो दिखा देता हूँ कि फोर यस इन दिल्ली और प्रिंट यस मैं अगर कर रहा हूँ बस आपको दिखाने के लिए, तो देखिए क्या कर रहा है। फोर लूप क्या कर रहा है ना कि फोर यस इन दिल्ली, ये दिल्ली के एक एक कैरेक्टर को निकाल करके वो यस में लाएगा और फिर उसको प्रिंट कर दे रहा है। तो वेरी फर्स्ट टाइम जब लूप पे चल रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, जब वेरी फर्स्ट टाइम जब ये लूप चल रहा होगा ना, तो सबसे पहले यस में क्या आएगा, कैपिटल डी आएगा, कैपिटल डी यस में आया और फिर वो स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट यस कर दे रहा है, प्रिंट यस कर दे रहा है, इसका मतलब दिल्ली में यहाँ पे डी आ गया, राइट। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट ई आएगा, ई कहाँ जाएगा, ई जो है यस को मिलेगा, ई जो है किसको, यस को मिलेगा, और यस फिर यहाँ पे फिर से प्रिंट स्टेटमेंट है, तो वो प्रिंट हो गया। सिमिलरली यल, फिर यल जो है फिर से यस में जाएगा और फिर वो प्रिंट हो जाएगा, एच फिर से यस में जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा, आई। और इस तरह से ये लूप चलते रहेगा, कब तक, जब तक स्ट्रिंग्स के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो एक बार इटरेट नहीं हो जाते हैं। इटरेट मतलब एक बार वो, यहाँ पे जो हमने कंडीशन दिया है, तो इटरेशन किसके ऊपर चल रहा है, इटरेशन इस दिल्ली इस स्ट्रिंग के ऊपर चल रहा है, राइट। तो जब तक पूरे सारे कैरेक्टर्स खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक ये लूप चलता रहेगा। अब क्या सिर्फ स्ट्रिंग्स के ऊपर ही लगते हैं, नहीं। जैसे लिस्ट हमने कुछ देर पहले लिस्ट पढ़ा था, कुछ देर पहले नहीं, लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो अगर फॉर आई इन, अगर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ 1 2 3 4 5 5 का, और प्रिंट आई करता हूँ, तो आप देखो क्या करेगा ये, फिर से इसमें क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स हैं तो एक एक करके वो जाएगा और वो प्रिंट कर देगा। तो दिस इज फॉर लूप। अगर आपको नंबर के ऊपर इटरेट करना है, यहाँ पर तो अभी तक हमने किस पे इटरेट किया है, या तो वो स्ट्रिंग था, या तो वो लिस्ट था। सेम काम आप टपल के साथ भी कर सकते हो, बट अगर मुझे नंबर के ऊपर इटरेट करना है, कि सपोज मेरा कोई नंबर है x = 10 और मुझे 10 के ऊपर इटरेट करना है, तो हम कैसे करेंगे। 10 में तो कोई मल्टीपल एलिमेंट्स नहीं है, बट मुझे 10 टाइम्स अगर फॉर लूप चलाने हैं, अपना जो लूप स्टेटमेंट है वो 10 टाइम्स अगर चला लें, तो हम पाइथन में कैसे करते हैं, हम यूज करते हैं एक फंक्शन रेंज। मैं दिखाता हूँ पहले कि कैसे काम करता है। फॉर आई इन रेंज, और इसमें हम डाल डाल देंगे ए वैल्यू जिसके ऊपर हमको लूप चलाना है, क्योंकि मैंने वो वैल्यू एक्स में रख लिया है, तो मैं एक्स को इनपुट कर देता हूँ रेंज के अंदर। अब मैं यहाँ पे प्रिंट आई कर दूंगा,
तो अब आप देखोगे क्या होगा। अच्छा, इस सिंटेक्स एरर आ रहा है। फॉर आई मैंने सिर्फ लिखा, फॉर आई इन रेंज लिखना होता है। ओके, सो आप देखो ये कहाँ से, रेंज बाय डिफॉल्ट क्या किया उसने, 0 से लेकर के 9 तक के नंबर जनरेट कर दिए। 0 से 9 तक ही क्यों? क्योंकि 10 जो है वो एक्सक्लूसिव होता है। रेंज जो है बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और x तक चलता है। और x जो होता है ना वो एक्सक्लूसिव होता है, मतलब 10 अगर मैंने लिखा है तो वो 9 को इंक्लूड करेगा बट नॉट 10। इसीलिए इसने 0 to 9 तक का ही दिया। अगर क्या अगर मुझे नहीं चाहिए, अगर मुझे 0 से स्टार्ट नहीं करवाना, सपोज मुझे 1 से स्टार्ट करवाना है, तो क्या मैं करूँगा, मैं यहाँ पे 1 दे दूंगा। अगर मैंने कुछ नहीं दिया तो वो 0 है। यहाँ पे मैंने 0 लिख करके दिया तो सेम काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे से हटा भी देता हूँ 0 को, तो भी ये 0 को इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि वो 0 से ही बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होगा। बट अगर मुझे उसके बिहेवियर को चेंज करना है तो मैं वहाँ पे वैल्यू दे दूंगा जहाँ से भी मुझे स्टार्ट चाहिए। तो मैंने वो अगर वहाँ पे 1 दे दिया तो अब आप देखोगे कि वो 1 से स्टार्ट होगा। मैं यहाँ पे अगर सपोज 5 दे देता हूँ तो अब वो 5 से स्टार्ट होगा। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं रेंज फंक्शन को जब हमें किसी नंबर के ऊपर इटरेट करना है तो। ओके, किसी इंटीजर के ऊपर इटरेट करना है तो, किसी नंबर के ऊपर इटरेट करना है तो हम रेंज फंक्शन का यूज करेंगे। रेंज फंक्शन में एक और चीज होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अगले सेल में। वो ये होता है ना कि जब आप इतना ही नहीं कर सकते कि आप सिर्फ स्टार्ट बताओ, स्टार्ट मतलब पहला वाला एलिमेंट जो 5 यहाँ से 5 से स्टार्ट हो रहा है, और इंड बताओ सेकेंड वाला एलिमेंट जो कि इंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंड इन सेंस कि जैसे x को मैंने 10 रखा है तो वो 9 तक जा करके वो इटरेट करेगा, 10 को इंक्लूड नहीं करेगा। एक तीसरा पैरामीटर होता है ना जंप के लिए। जैसे मैं यहाँ पे अगर 2 लिख दूँ और सपोज ये पहले से मेरा 10 तो था ही, तो और 5 से 10 तक अगर मैंने जंप 2 यहाँ पे लिख दिया तो आप देखो क्या होगा, 5 प्रिंट होगा। इसके ऊपर वाले में भी 5 से 10 तक ही मैंने किया था, x का वैल्यू 10 था, 5 से 10 तक किया था। जब मैंने जंप नहीं दिया हुआ है कुछ, तब वो कैसे प्रिंट कर रहा है कि 5 6 7 8 9। बट जैसे ही मैंने वहाँ पे जंप के लिए, जंप वाले जो है वैल्यू वहाँ पे मैंने अगर 2 दे दिया तो अब वो क्या कर रहा है, 6 को स्किप कर रहा है, फिर वो 8 को स्किप कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 1 देते हो तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, और ये 5 6 7 8 9, 2 की जगह आप 3 दे सकते हो। तो आप देखो 5 to 8, क्या आप निगेटिव दे सकते हो क्या? हाँ दे सकते हो, बट निगेटिव में जब जंप आप दोगे ना तो क्या होगा कि 5 से वो -3 की तरफ जाएगा, मतलब 5 में वो आप माइनस होगा 3 ना, पीछे की तरफ से जंप लेगा। तो आपको जो रेंज का वैल्यू है वो आपको चेंज करना होगा। मैं पहले दिखा देता हूँ कि ये जो है कुछ नहीं प्रिंट करेगा। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके पास कोई नंबर है नहीं इटरेट करने के लिए। इंड जो बता रहा है वो 10 तक, और 10 तक वो कभी जाएगा नहीं। राइट, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं कि 10 से वो स्टार्ट करेगा और 5 तक जाएगा, कैसे? -3 के जंप लेकर के, या -1 मैं अभी दिखाता हूँ आपको, -1 का जंप लेकर के। तो आप देखो कैसे रिजल्ट आ रहा है, 10 9 8 7 6। अगेन 5 को इंक्लूड नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया जब रेंज फंक्शन का जो सेकेंड वैल्यू होता है वो बस, अगर आपने इंड वैल्यू जो भी दिया है वो एक्सक्लूसिव होगा। ओके, अब ए वाला जो रेंज फंक्शन है यहाँ पे वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, अब जाएगा कहाँ तक, 5 तक। 5 इन सेंस क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट जो है वो हायर नंबर है, एंड जो है वो लोअर नंबर है, इसका मतलब है कि मुझे जो जंप है वो निगेटिव में देना होगा। राइट, अगर मैं इस जंप को पॉजिटिव में दे दूं तो अगेन मुझे कुछ कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 से वो 5 जा ही नहीं सकता। राइट, पॉजिटिव जंप लेकर के, इसलिए मुझे जैसे मैंने यहाँ पे निगेटिव जंप दिया तो वो इस तरह का रिजल्ट मुझे दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे जंप क्या वैल्यू 2 रख दूँ तो वो इस तरह का रिजल्ट देगा। तो ये है लूप का कॉन्सेप्ट। अब लूप का यूज कहाँ पे होता है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। जैसे
उसका बहुत बेसिक सा यूज जो आप उसके साथ रिलेट कर सकते हो, आप अगर फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो, अच्छा मेरा इंटरनेट तो मेरा ऑन है, जस्ट वेट, अगर ये लोड हो रहा है तो मैं उसका एग्जांपल के लिए आपको मैं दिखा रहा था कि, पर ये लोड नहीं हो रहा है, ओके लेट इट बी। तो अब जब फ्लिपकार्ट पे जाओगे ना तो वहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट। अब आप बोलोगे क्या हर एक प्रोडक्ट्स के लिए आपको एक कोड लिखना पड़ेगा, वहाँ पे राइट कितने हजारों प्रोडक्ट्स हैं। तो होता क्या है कि आप हर एक प्रोडक्ट्स के लिए आप कोड नहीं लिखते हो, हर एक प्रोडक्ट्स का बस आपको डेटा रखना होता है अपने डेटाबेस में, और आप बस उस डेटाबेस के ऊपर लूप लगा देते हो। जब आप लूप लगाते हो, जैसे सपोज आप एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ये हमारा डेटा है, ठीक है। अब मुझे इस डेटा में से जितने भी नंबर्स हैं, इन दिस केस जितने भी नंबर्स हैं उसको मुझे शो कराना है, मुझे बस क्या कराना है, शो कराना है। तो क्या मैं सभी के लिए एक एक बार प्रोग्राम लिखूंगा ऐसे कि प्रिंट, सपोज मैं ये जो पूरा डेटा है उसको अगर मैं एक लिस्ट में रख लेता हूँ, एल इक्वल टू 1 2 3 4 5, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट किया, और जब मुझे अगर सपोज एक एक करके पूरा डेटा मुझे अगर दिखाना हो तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा L0 ये मैं अभी मैं इसके बारे में बताया नहीं था क्योंकि लिस्ट के ऊपर जब बात हुई थी और स्ट्रिंग के ऊपर बात हुई थी, बहुत हल्का सा बात हुआ था कि लिस्ट रिप्रेजेंट कैसे होता है, बट आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो जब भी आप इस तरह की चीजें करते हो ना, एल के साथ में जीरो, तो वो इंडेक्सिंग बताता है। आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा, बस मैं अभी मेरा जो कहने का सेंस था कि आप इस तरह से नहीं करोगे कि आप प्रिंट एल फिर 1 फिर प्रिंट L2, आप ए भी है सेम वैसा ही 1 2 3 दिखाया। अब मैं कुछ और भी कॉपी कर लेता हूँ पहले, और फिर मैं उसमें चेंजेस कर दूंगा 3 और 4। मैं एक करने नहीं जाऊंगा, राइट, मुझे कितने लाइन लिखने पड़े, और यहाँ पे तो फिर भी 5 ही एलिमेंट थे, तो मुझे इतना लिखना पड़ा। सपोज अगर आपके पास जो डेटा है वो हजारों का डेटा है, जैसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बता रहा था ये फ्लिपकार्ट के लिए, फ्लिपकार्ट के पास इतने सारे डेटा हैं, तो क्या हर एक प्रोडक्ट्स के लिए वो एक एक लूप लिखेगा, एक एक कोड लिखेगा? नहीं। वो जब आप अगर सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कुछ भी आप सर्च करो, ब्लूटूथ हेडफोन्स, ओके, तो आप देखो कितने सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इसके, क्या है हर एक एक प्रोडक्ट्स के लिए वो पूरा कोड लिखेगा इस तरह से? नहीं, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। यहीं पे कॉन्सेप्ट आप यूज जो करते हो वो लूप का करते हो। आप करते क्या हो, आप अपने डेटाबेस के ऊपर लूप लगा लेते हो, और लूप के हिसाब से वो आपको बस एक बनाना है। जैसे इस वाले कोड में देखो, मुझे इतने 5 एलिमेंट्स को शो करने के लिए मुझे कितने लाइन लिखने पड़े, 5। और यहाँ पे से मैंने कैसे किया, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने कैसे किया, एक बार मैंने प्रिंट लगाया और मैंने ए लूप का यूज कर लिया। तो ये है फायदा लूप का। जब भी आपको रिपीटेटिव काम करना है, रिपीटेटिव काम ही तो करना था, मुझे प्रिंट ही तो करना था, एक ही डेटा जो था मेरे पास, इन जस्ट मैं एग्जांपल के लिए एक ही डेटाबेस से मैं सारी चीज़ों को प्रिंट करना चाहता हूँ बस। तो मैंने यहाँ पे ये वाला जो प्रोसेस किया है बहुत लेंदी प्रोसेस है और बहुत ही हेक्टिक है, आप इस वे में जा ही नहीं सकते। इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है लूप का। जब आप लूप यूज करते हो तो आपको सेम एक काम कितना आसानी से हो गया। तो ये है फॉर लूप या फिर किसी भी लूप का यूज। और अभी हमने आप देखा कि कैसे हम लूप का यूज करके कैसे हम स्ट्रिंग के ऊपर इटरेट कर सकते हैं, कैसे हम लिस्ट के ऊपर कर सकते हैं, और कैसे हमने नंबर के ऊपर इटरेट किया। नंबर के ऊपर इटरेट करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन का हेल्प लेना पड़ा, उसको बोलते हैं रेंज फंक्शन, जो क्या लेता है, स्टार्ट पोजीशन लेता है कि आपका लूप जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका रेंज फंक्शन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक वो एंड होगा। और एक तीसरा पैरामीटर भी हम दे सकते हैं जो कि कहलाता है जंप, या फिर आप बोल सकते हो स्टेप। स्टेप क्या करता है, जैसे अगर स्टार्ट 5 से हुआ है तो वो जितना स्टेप का वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से वो उतने नंबर्स को वो स्किप करेगा और उसके बाद वो सेकेंड नंबर जनरेट करेगा। जैसे यहाँ पे जो है स्टेप में मैंने कुछ नहीं डाला तो वो 1 1 का स्टेप ले रहा है, बट यहाँ पे स्टेप में -2 है, मतलब 10 से अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो अब वो -2 होगा, तो मतलब 8 आएगा, फिर -2 होगा, फिर 6 आएगा, ऐसे काम करता है। ओके, अब आते हैं व्हाइल लूप के ऊपर। ये तो था
जब आपको इटरेशन करना है तो आप कैसे कर रहे थे, इसमें आपको पहले से पता था कि मुझे इतने एलिमेंट्स के ऊपर ही इटरेट करना है, इसमें भी आपको पता था कि मुझे दिल्ली के ऊपर अगर इटरेट करना है। तो वेन एवर यू हैव दिस फिक्स नंबर और सॉर्ट ऑफ एक फिक्स्ड डोमेन है आपका कि मुझे यहाँ से यहाँ तक ही जाना है अपने इटरेशन में, अपने लूप में, एक पार्टिकुलर डोमेन तक में ही अगर मुझे जाना है, तो आप क्या यूज करोगे, आप फॉर लूप यूज करोगे। डोमेन इन सेंस, जैसे सपोज मैं अगर लिस्ट पे अगर इटरेट कर रहा था, तो इसका डोमेन क्या होगा, जितना लिस्ट में जितना एलिमेंट्स है वो इतना ही के ऊपर इटरेट करेगा। मैं स्ट्रिंग के ऊपर का अगर एग्जांपल लिया था जो, तो स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो उसी के ऊपर इटरेट करेगा। तो जब भी आपको ये पहले से पता हो कि मुझे इटरेट जो करना है वो किस डोमेन में करना है, कितने एलिमेंट्स के ऊपर करना है, तो अगर आपको वो पहले से मिला हुआ हो तो आप फॉर लूप यूज करोगे। बट अगर आपको किसी कंडीशन के ऊपर लूप लगानी है, कंडीशन जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल, व्हाइल लूप के लिए एग्जांपल भी जाओगा हो जाएगा, और एक प्रोग्राम भी हम लोग बना लेंगे। उस प्रोग्राम का काम क्या रहेगा ना, गेसिंग नंबर बनाने का। अब गेसिंग नंबर में क्या होगा, यूजर जो है कोई नंबर गेस करेगा और हम लोग एज ए प्रोग्रामर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एज ए कोड कि वो जो नंबर गेस कर रहा है वो एग्जैक्टली जैक पॉइंट नंबर है या नहीं है। जस्ट फॉर मैं पहले कोड के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ कि व्हाइल लूप का यूज आप कब करोगे। ठीक है, तो गेसिंग नंबर मैं हेडिंग दे देता हूँ, गेसिंग नंबर। ओके, सपोज एक जैक पॉइंट नंबर हम रख लेते हैं जे में, जे इक्वल टू 11। अभी वो हम लोग बाद में बदल भी लेंगे। और हम क्या करेंगे, हम यूजर से एक इनपुट लेंगे। ओके, यूजर से हम एक इनपुट लेंगे, उसको हम नम में रख लेते हैं, इंट इनपुट इंटर ए गेस ए नंबर। ओके, गेस ए नंबर, ये मैंने किया। अब यहाँ पे इफ नम डबल इक्वल टू जे, तो मैं प्रिंट कर दूंगा जैकपॉट, जैकपॉट एल्स एल्स प्रिंट अगेन। अब मैं अगर इतना करता हूँ और गेस नंबर में सपोज मैं नंबर डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है 11 ही डाल देता हूँ, तो जैकपॉट आ गया, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे गलत देता हूँ तो ट्राई अगेन। अब मैं चाहता क्या हूँ ना एज ए प्रोग्रामर, जो मैं गेसिंग नंबर एक गेम बना रहा हूँ उसमें मैं चाहता हूँ क्या हूँ कि जैसा ही यूजर कोई गलत नंबर डाले तो क्या हो ना कि फिर से इनपुट वाला चीज, फिर से वो उसे वो इनपुट देने के लिए बोले, और वो यूजर जो है एक बार फिर से इनपुट देगा। मतलब क्या है कि मुझे अब इनपुट इनपुट का जो क्राइटेरिया यहाँ पे मैं हमने लिया है, इनपुट गे से नंबर उसको हमेशा करना होगा, कब तक, जब तक वो नंबर जैकपॉट नंबर मिल नहीं जाता है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि व्हाइल लूप का यूज करेंगे, व्हाइल व्हाइल जे डबल इक्वल टू नम, सॉरी व्हाइल जे नॉट इक्वल टू नम। मतलब जब तक जे जो है, जो मेरा जैकपॉट नंबर है वो नम के बराबर नहीं हो जाता, नम क्या, जो यूजर ने गेस किया, अगर हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हम व्हाइल लूप से निकल जाएंगे, व्हाइल लूप से निकल जाएंगे और प्रिंट कर देंगे अगर ये नंबर बराबर हो जाता है, तो मतलब क्या होगा कि व्हाइल लूप वहां पे काम करना बंद कर जाएगा और बाहर आ जाएंगे प्रिंट जैकपॉट। और अंदर में हम लोग क्या कर रहे होंगे, अंदर में हम लोग हमेशा प्लीज ट्राई अगेन करेंगे और यूजर से फिर से हम एक इनपुट लेंगे और उसको हम नम में ही स्टोर कर देंगे। गेस अगेन अगेन। ओके, अच्छा यहाँ पे कोई किसी तरह का सिंटेक्स एरर आ रहा है। गेस ए नंबर 1 मैंने किया, ट्राई अगेन, और फिर से वो पूछ रहा है मेरे से गेस ए
गेस नंबर अगेन, अच्छा वो मैं एडिट कर लूंगा बाद में। फिर मैंने कोई गलत दिया। अब ये कितनी बार पूछेगा? जब तक मैं सही जवाब नहीं देता हूं तब तक ये पूछता रहेगा, राइट। जैसे ही मैं सही जवाब दे दिया, क्या करेगा? जैकपॉट। काम कैसे किया फॉर ये जो व्हाइल लूप है हमारा? तो सबसे पहला चीज, व्हाइल लूप का सिंटेक्स मैंने बताया नहीं, मैंने बस आपको इस प्रोग्राम में दिखाना चाहता था कि व्हाइल लूप आप यूज कब करोगे। इस वाले सीक्वेंस जो हम मेथड से चल रहे थे ना, इसमें आपको पता नहीं कि कितनी बार यूजर आपको गलत नंबर देगा, राइट। मतलब आपको पता नहीं कि लूप कितनी बार चलेगा। ऊपर वाले जितने भी केसेस हमने लिए, नंबर के ऊपर इटरेट कर रहे थे, तो हमें पता था कि 10 से 5 इतना ही दूर तक वो चलेगा। मुझे पता था कि इतना ही लिस्ट के ऊपर ही मुझे इटरेट करना है। जब मुझे कंप्लीट फिक्स ये आइडिया हो कि मुझे इटरेशन किस चीज़ के ऊपर करनी है, अगर कोई चीज़ मुझे पहले से हो, डेटाबेस हो, कोई लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, उसके ऊपर मुझे पता है कि इतना ही बार मुझे इटरेट करनी है, तो हम कहाँ क्या यूज करेंगे? फॉर लूप यूज करेंगे। बट जब हमें पता नहीं था कि यूजर हो सकता है 100 बार में सही जवाब दे, एक एक बार में भी दे सकता है, नो, किसको पता है, राइट। तो जब आपको पता नहीं हो कि यूजर कितनी बार में सही जवाब देगा, या फिर आपको नहीं पता हो कि कितनी बार मुझे लूप में चलना पड़ेगा, तो आप क्या यूज करोगे? व्हाइल लूप यूज करोगे। अब व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है? आप लिखते हो व्हाइल, और यहाँ पे कोई कंडीशन देते हो, और फिर लगाते हो आप कॉलन, और यहाँ पे आकर के फिर आप अपना कोई कोड का पार्ट लिखते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे व्हाइल लिखा, और फिर मैं यहाँ पे कंडीशन दिया। अब इस कंडीशन जिसके ऊपर बेस्ड है, वो दो नंबर के ऊपर बेस्ड था कि ये दोनों नंबर बराबर होता है या नहीं। अगर ये बराबर नहीं है तो ये लूप चलता रहेगा। जैसा ही ये नंबर बराबर हो जाएगा तो वो लूप से बाहर आ जाएगा, राइट। तब इस दोनों नंबर के लिए हमने ऊपर में ही पहले से ही वो नंबर में हमारे पास था j=11, और मैंने सबसे पहली बार जो गेस करवाया यूजर से, वो उसे नम में स्टोर कर लिया, राइट। तो अब क्या होगा? जे में 11 था, नंबर यूजर ने इंटर किया। अब मैं फिर से दिखाता हूँ आपको ये रन करके। जब मैं रन किया, गेस ए नंबर में मैं 2 इंटर करता हूँ, मतलब 2 11 के बराबर नहीं है। कहाँ पे चेक होगा? व्हाइल लूप के पास चेक होगा कि क्या 11 बराबर है, नॉट इक्वल टू नम, जे इज 11 एंड नम इज 2, सो 11 इज नॉट इक्वल टू नम, राइट। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। जैसा ही ये कंडीशन ट्रू हुआ, मतलब वो लूप के अंदर आ गया। लूप के अंदर आने का मतलब वो प्रिंट करेगा ट्राई अगेन, और फिर से यूजर से मांग रहा होगा एक इनपुट कि गेस अगेन। ओके, देखो ट्राई अगेन आया, और फिर से गेस ए अगेन, क्योंकि मैं यहाँ पे इसी तरह से लिखा हुआ था। अब सपोज मैं जस्ट अब 11 दाब इंटर कर देता हूँ, तो अब क्या आएगा? जैसा ही 11 मैंने इंटर कर दिया, अब नम का वैल्यू क्या हो गया? 11 हो गया। तो यहाँ इस लाइन के बाद वो फिर से ऊपर जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए, ऊपर गया कंडीशन चेक करने के लिए, और फिर से अब क्या हो गया? 11 नॉट इक्वल टू 11, ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि अब तो ये बराबर हो गया है ना। तो यहाँ पे तो नॉट इक्वल हम चेक कर रहे हैं, और नंबर हमारा बराबर है, तो बराबर है और नॉट इक्वल टू चेक करें, इसका मतलब एक कंडीशन हो गया फॉल्स, एक कंडीशन हो गया फॉल्स, इसका मतलब हम आ गए लूप से बाहर। लूप से बाहर मतलब अब वो प्रिंट कर देगा, प्रिंट जैकपॉट, राइट। तो इसी तरह के आप प्रॉब्लम्स लूप के साथ करते हो जब भी आपको मल्टीपल टाइम्स कोई एक चीज करनी है। मल्टीपल टाइम्स, जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इस लिस्ट के ऊपर इटरेट कर रहे थे। जैसे मुझे अगर लूप के यूज किए बिना मुझे सारे नंबर्स अगर इसको दिखाने थे, तो मुझे इतने सारे कोड लिखने पड़ते। सेम हमने इतना सारा कोड लिख करके बस 2 लाइन में हमने लिखा और मेरा काम हो गया। तो लूप का यूज हम इन्हीं सारे सिनेरियोज में करते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब आपको पता नहीं हो कि लूप कितनी टाइम्स चलेगा, एग्जैक्ट नंबर आपके पास नहीं हो, या फिर एग्जैक्ट डोमेन नहीं हो, जैसे यहाँ पे इस वाले केस में गेसिंग नंबर एग्जांपल मैंने बस इसी को समझाने के लिए दिया कि आपको पता नहीं यूजर कितनी बार गलती करेगा, राइट। तो जब आपको ये पता नहीं है, तो आप क्या कर, उस कंडीशन में आप लूप जो है कैसे चलाओगे? तो आप व्हाइल लूप का यूज करोगे। सो दिस इज ऑल ऑन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। आगे हम लोग देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे जस्ट इसके बाद देखेंगे। बट यहाँ तक अगर किसी को डाउट है फॉर लूप, व्हाइल लूप, या फिर उसके ऊपर हमने पढ़ा था यहाँ तक। अच्छा, इफ एल्स के में
तो आप लोगों को डाउट नहीं था। तो फॉर लूप और व्हाइल लूप में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई नहीं, ओके ओके ठीक है। तो ठीक है, फॉर लूप पे कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। आप लोग अगर पहले से अगर प्रोग्रामिंग पढ़े होगे, सी सी प्लस प्लस, कहीं पे भी, स्कूल में कॉलेज में कहीं भी, तो आपको हमेशा लूप के टाइम पे या फिर इस तरह के आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे, स्टार प्रिंटिंग प्रॉब्लम, राइट। मुझे अब ए वाले जो है सिस्टम जो है स्टार के, मुझे प्रिंट करने हैं, तो मैं कैसे करूँगा? तो यहाँ पे भी रिपीटेशन है, राइट। यहाँ पे आप देखो रिपीटेशन है, आपको पता है पहले से, अगर आपको ये दिया गया है तो आपको पहले से पता है कि मुझे कितनी बार रिपीट करना है किसी चीज़ों को। तो ओवरऑल आप देखो, आपको एक चीज़ तो पहले पता है कि आपको लाइन जो है कितनी प्रिंट करनी है, वो 4 लाइन प्रिंट करनी है। और फिर हर एक लाइन में जो स्टार्स जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स हैं। जैसे पहले लाइन में 1 स्टार है, दूसरी लाइन में 2 स्टार है, तीसरी लाइन में 3 स्टार है, चौथे लाइन में 4 स्टार है। ठीक है, तो बेसिक्स चलते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, पहले तो हमें 4 लाइन प्रिंट करनी है स्टार के। तो हम क्या करेंगे, हमें तो पता है इस बार कि मेरा डोमेन कितना है, मुझे कितनी बार चलानी है लूप, कितनी बार चलानी है, 4 बार। तो 4 बार चलाने के लिए फॉर आई इन रेंज में क्या लिखूंगा, 4 लिखने से क्या हो जाएगा, वो 0 to 3 चलेगा, राइट। 4 तो इंक्लूडेड नहीं है, या तो फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि 1,5 लिख दूँ, 1,5 लिख दूँ, तो भी ये कितने बार चलेगा, 4 बार चलेगा, राइट। 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए, यहाँ पे लिखते जाता हूँ, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। 5 एक्सक्लूडेड रहता है, इसलिए 5 के लिए वो नहीं चलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब मुझे करना क्या है, मुझे 4 बार प्रिंट करना था, तो मैं प्रिंट कर दूंगा। और मुझे प्रिंट क्या करना है, स्टार, सॉरी स्टार। अभी आप देखो, इतना सारा काम हो गया हमारा, वेरी बेसिक थिंग, कि मुझे इतना सारे स्टार प्रिंट करने थे। उसमें से सबसे पहला काम तो मुझे जो दिखा वो ये था कि मुझे 4 लाइन प्रिंट करनी है। अब उस 4 लाइन में मुझे स्टार प्रिंट करनी थी, तो मैंने तो पहले 4 लाइन प्रिंट कर ली। अब हर एक लाइन के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स हैं, राइट। तो उसके लिए हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, तो आपको एक चीज आइडिया मिल रहा होगा कि जब पहली बार लूप चल रहा है तो 1 स्टार है, जब दूसरी बार लूप चल रहा है तो 2 स्टार है, जब तीसरी बार लूप चल रहा है तो 3 स्टार है, जब चौथी बार चल रहा है तो 4 स्टार है। इसका मतलब इंटरनली फिर से एक लूप चल रहा है, राइट। फिर से आपके काम जो है फिर से वो रिपीट हो रहे हैं, लाइन बाय लाइन भी आपके काम जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो अगेन आप क्या करोगे, अगेन रिपीटेशन है। पहले तो 4 लाइन के ऊपर रिपीटेशन था कि आपको 4 लाइन प्रिंट करनी है। अब एक एक लाइन के अंदर में भी रिपीटेशन है, तो आप क्या करोगे, लूप के अंदर लूप यूज करोगे, इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप्स। आप क्या करोगे, फॉर जे इन रेंज। अब आपको इनर वाले में कितनी बार चलना है ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको लाइन नंबर से, कि लाइन अगर पहला है तो मुझे 1 बार चलाना है, लाइन अगर दूसरा है तो 2 बार चलाना है, लाइन अगर तीसरा है तो 3 बार चलाना है, लाइन अगर चौथा है तो 4 बार चलाना है। अब लाइन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लाइन तो ऊपर वाले के ऊपर वाले लूप से हमने डिसाइड किया कि ऊपर वाला जो लूप है फॉर आई इन 1 to 5 मैंने किया तो 4 लाइन आ गया। इसमें क्या हो रहा होगा, आई का वैल्यू पहले 1 होगा, तो वो 1 स्टार प्रिंट कर देगा, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट मैंने वहां पे यूज किया था। तो हम रेंज फंक्शन, जो इनर वाला फंक्शन मैंने लिखा कि एक लाइन में कितने स्टार प्रिंट करेगा, उसको हम कहाँ किसके ऊपर हम रेंज डालेंगे, वो हम रेंज डालेंगे आई के ऊपर, राइट। क्योंकि आई ही तो है जो लाइन को बता रहा है। मैंने पहले जो प्रिंट किया फॉर आई इन रेंज 1 to 5, जब मैंने किया था 1 2 3 4, इस तरह से वो नंबर रेंज के लिए आएगा। और रेंज जो है एक एक करके वो आई को वैल्यू देगा, मतलब ओवरऑल ये 4 बार चलेगा, फॉर आई इन रेंज
1 to 5 वाला, वो 4 बार चलेगा, वो मैंने दिखाया अभी प्रिंट करके। अब हर एक लाइन में वो कितनी बार चलेगा उसके लिए हम लूप लिख रहे हैं, तो फॉर j इन रेंज I लिखेंगे और यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट स्टार। अब देखो क्या होगा, अरे अभी भी तो आपका रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं आने का रीजन क्या है इस बार? अब देखो ओवरऑल कितना स्टार प्रिंट कर दिया आप, जब यहाँ पे जितना स्टार है अगर आप काउंट करोगे तो सेम उतना ही स्टार यहाँ पे भी है, बट वो सही रिप्रेजेंटेशन में नहीं है। उसका रीजन क्या है कि जैसा ही एक बार प्रिंट स्टेटमेंट, जैसा ही ए वाला प्रिंट फंक्शन स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, हमने आपको कल बताया था कि प्रिंट बाय डिफॉल्ट जो है इंड कैरेक्टर क्या लेता है, बाय डिफॉल्ट इंड में क्या लेता है /n, मतलब एक न्यू लाइन कैरेक्टर लेता है। बट मुझे इनर वाले में जब रिपीटेशन करनी है तो क्या मुझे हर बार प्रिंट के बाद न्यू लाइन लेना है? नहीं, मुझे न्यू लाइन कब लेना है? न्यू लाइन बस मुझे तब लेना है जब एक लाइन का सारा स्टार प्रिंट हो जाए तब। एक लाइन का सारा स्टार अगर प्रिंट नहीं हुआ है तो मुझे न्यू लाइन नहीं लेना है। तो मैं क्या करूंगा, इंड वाले कैरेक्टर में जाकर के चेंजेस करूंगा कि इंड में जो है वो मुझे न्यू लाइन नहीं दे, वो इम्प्टी स्ट्रिंग रखे। क्या रखे? इम्प्टी स्ट्रिंग। अगर मैं ए कर देता हूं तो अब अभी आप देखोगे रिजल्ट, तो अभी और थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट आएगा। अब आपको एक लाइन में ऐसे रिजल्ट मिला, क्या मुझे ऐसे चाहिए? ऐसे भी नहीं चाहिए। अब क्या हो रहा है कि इनर वाला जो लूप है वो किसके लिए है? इनर वाला लूप है एक लाइन में कितने स्टार प्रिंट करने हैं उसके लिए। तो अब हमारा काम ये होगा कि जैसे ही इनर वाला लूप खत्म हो जाए उसके बाहर आकर के मुझे लाइन बदल देनी है। लाइन बदल देने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ हम अगर प्रिंट को हम डायरेक्टली ऐसे कॉल कर देते हैं तो ये लाइन बदल देगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो इसके लिए इंड कैरेक्टर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इस प्रिंट स्टेटमेंट के लिए इंड कैरेक्टर क्या होता है, न्यू लाइन होता है। तो मैंने यहाँ पे इंड चेंज नहीं किया। या तो आप क्या कर सकते हो, आप एक इम्प्टी स्ट्रिंग को प्रिंट करो और इंड वाले में भी आप इम्प्टी स्ट्रिंग डाल दो, सॉरी आप प्रिंट करो न्यू लाइन और इंड में आप इम्प्टी स्ट्रिंग डाल दो, या फिर आप कुछ नहीं डालो तो बाय डिफॉल्ट वो इंड कैरेक्टर जो ऑलरेडी न्यू लाइन था उसके चलते वो लाइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं ऐसे करके भी दिखा देता हूँ, आप देखो रिजल्ट आ गया, और इसको हटा करके भी दिखा देता हूँ इस वाले पूरे पार्ट को, अब देखोगे रिजल्ट सेम रहेगा। राइट, तो हमारे पास एक छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया था, और स्टेटमेंट था ये जो फॉर्म दिया हुआ है स्टार का, इसको प्रिंट करना है। अब इसको प्रिंट करने के लिए हमें, मुझे ऑब्वियसली दिख रहा है कि इसमें रिपीटेशंस हैं। किसके रिपीटेशंस हैं? स्टार के। और रिपीटेशन दो तरह के हैं। पहली बात, पहली जो रिपीटेशन है वो है कि स्टार्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लाइन में प्रिंटेड है। और सेकेंड चीज क्या है कि एक एक लाइन में भी स्टार्स जो है मल्टीपल टाइम्स है, और वो एक पैटर्न बना रहा है। पैटर्न क्या है कि पहले लाइन में एक स्टार है, दूसरे लाइन में दो स्टार है, तीसरे लाइन में तीन है, चौथे में चार है। तो हमने क्या यूज किया, नेस्टेड लूप यूज किया। और नेस्टेड लूप जब भी आपको रिपीटिशन जो है उस हिसाब से आपको करनी पड़ रही है कि रिपीटिशन के अंदर रिपीटिशन, तो आप नेस्टेड लूप यूज करोगे। ओके, तो एक बेसिक सा प्रॉब्लम हमने किया लूप्स के ऊपर, फॉर लूप यूज करके हमने नेस्टेड लूप बनाया। और भी आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे कि आप टेबल प्रिंट करो या उस तरह का। तो बस एक छोटा सा टेबल प्रिंट करने वाला मैं दिखा देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। सपोज आपको जिसके टेबल प्रिंट करने हैं वो आप यूजर से ले सकते हो कि नम में, और उसको स्टोर कर लोगे। आप इंट करोगे, इनपुट लोगे, इनपुट ले रहे हैं यूजर से लेने के लिए, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनपुट जो है वो स्ट्रिंग देता है, इंटर ए नंबर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज कर लेंगे, फॉर आई इन रेंज। बाय बाय डिफॉल्ट टेबल में कितने वैल्यूज, टेबल्स में आप कितने टेबल जब आप पढ़ते हो, जब आप लिखते हो तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 3 4 ऐसे करके आप 10 टाइम्स तक के टेबल निकालते हो। राइट, तो मुझे पता है कि 10 टाइम्स तक की मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है। टेबल जो है वो भी तो रिपीटेशन का काम है। तो बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे 10 ले लूंगा, बट 10 मैं अगर लूंगा तो वही 0 से 9 चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 1 से लेकर के 11 तक चलता हूँ। ठीक है, अब किसके टेबल्स मुझे निकालनी थी वो तो मुझे पता है, नम की। तो नम में मैं इंटू क्या कर दूंगा, आई।
तो अभी आप देखो इंटर इन नंबर अगर आप 12 लिखो तो अब ये 12 का टेबल प्रिंट कर देगा, 12 और इस तरह से 12 इंटू 12, 12 टू या 24 एंड सो ऑन। सो हमने दो प्रॉब्लम्स किए और फिर इसके पहले हमने पढ़ा फॉर लूप और व्हाइल लूप। अब यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हाँ, कल मैंने स्ट्रिंग्स के बारे में, लिस्ट के बारे में, टपल के बारे में बस ऐसे ही ओवरव्यू दिया था कि क्या होता है, कैसा दिखता है वो। अभी हम उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, सारे चीज़ों के बारे में, जितना भी स्ट्रिंग्स के ऊपर जो भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है उसके बारे में वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कोई डाउट है फॉर लूप में, तो व्हाइल लूप में, और जो दो प्रॉब्लम्स की हैं या कोई और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम जो आपको दिमाग में हो, अगर वो आप करवाना चाहते हो तो वो हम कर सकते हैं। जस्ट फॉर 10 to 20 सेकेंड ब्रेक आप लोग सोच करके बता कि आपको कोई प्रॉब्लम है अभी तक ई फेल्स में, या फिर लूप्स में जो हमने लूप्स के कॉन्सेप्ट पढ़े उसमें, नेस्टेड लूप में जो हमने देखा कि कैसे आप रिपीटिशन के अंदर रिपीटिशन है, मतलब वो स्टार वाला प्रॉब्लम जो था। तो इतना तक में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछो। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? सबको समझ में आ रहा है एटलीस्ट ये बता दो। ओके, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स क्या है? स्ट्रिंग्स एक टाइप का डेटा है जो कि हम पाइथन में यूज करते हैं। ये हमारा एक बेसिक डेटा टाइप्स में आता है स्ट्रिंग्स। तो सबसे पहले हम इसका क्रिएटिंग देखेंगे। हालांकि कैसे क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग्स पिछले क्लास में भी इसके ऊपर थोड़ी सी बात हुई थी, बट यहाँ पे और भी हम देखते हैं कि और क्या क्या तरीके हैं स्ट्रिंग को क्रिएट करने के। तो मेथड वन अगर हम देखें, इसको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, मेथड वन आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टार्ट करके या तो सिंगल या तो डबल या तो ट्रिपल या तो कोई किसी और कॉम्बिनेशन, जैसे सिंगल और डबल का कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो स्ट्रिंग को बनाने के लिए। आपको बस करना क्या है, आपको इन्वर्टेड कॉमा का एक कॉम्बिनेशन देना, उसके अंदर आपको जो भी टेक्स्ट लिखने हैं आप उसके अंदर लिख दो। ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग बन गया, आप इसको प्रिंट करके देख सकते हो। राइट, ये आपका स्ट्रिंग है और ये बन गया। अब और क्या तरीके हैं जो बेसिक में मैं आपको बताना चाहता था। ए वाला मेथड तो कल पता चल ही गया था सभी को। दूसरा एक है कि str फंक्शन का यूज करके आप स्ट्रिंग बना सकते हो। जैसे ही मैं अगर str यस करूंगा और मैं प्रिंट यस करता हूं तो आप देखो यहाँ पे एक ए जो है एक्चुअली में इम्प्टी स्ट्रिंग बनाया। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने प्रिंट किया तो इम्प्टी स्ट्रिंग क्या ही दिखेगा, वो कुछ नहीं दिखा। बट यस को आप देखोगे, जब यस का वैल्यू को देखोगे तो आपको ये सिर्फ दो इन्वर्टेड कॉमा दिखेगा। राइट, और इसके बीच में कुछ नहीं है। तो ए है तरीका बनाने इम्प्टी स्ट्रिंग बनाने का, इम्प्टी स्ट्रिंग। और क्या तरीके हैं स्ट्रिंग्स बनाने के? सपोज आप किसी नंबर को स्ट्रिंग में बदलना है तो आप उससे भी स्ट्रिंग बना सकते हो कि यस इक्वल टू str में आप 1 2 3 डाल दिए। ये नंबर है। नंबर कैसे है? क्योंकि इसके आगे पीछे मैंने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया। बट जैसा ही मैं इसको देखना चाहूंगा कि यस क्या है, अब str फंक्शन में डालने के बाद तब आप देखोगे अब इसमें इन्वर्टेड कॉमा लग गया, तो मतलब क्या हो गया, अब ये स्ट्रिंग बन गया। राइट, तो ये कुछ मेथड्स हैं ए एम्प्टी स्ट्रिंग बनाने का मेथड, जो कि कल मैं नहीं बताया था। str ए टाइप कन्वर्जन में भी इसके ऊपर बात हुआ था। और एक तो आप जानते ही हैं कि कैसे इन्वर्टेड कॉमा का यूज कर करके आप स्ट्रिंग्स बना सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं एडिटिंग के ऊपर। क्या हम स्ट्रिंग को एडिट कर सकते हैं? तो हाँ, जैसे कोई स्ट्रिंग है, मैंने लिया हूँ स्ट्रिंग ABCDEF, जस्ट फॉर एग्जांपल। अब मैं चाहता हूँ कि
अच्छा, एडिटिंग से पहले मैं इंडेक्सिंग के ऊपर बात कर लेता हूँ। वो इसलिए क्योंकि एडिटिंग के टाइम पे आप मुझे थोड़ा इंडेक्सेस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है इंडेक्स। तो मैं अगर सपोज मुझे ये चाहिए कि मुझे पहला कैरेक्टर को देखना है कि क्या है, तो मैं क्या यूज करूँगा, यस लिखूंगा, उसके बाद मैं बिग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूँगा, उसके अंदर मैं जीरो डाल दूंगा। जीरो डालने से क्या हुआ, आप देख, वो ए को शो कर रहा है। तो होता क्या है, जब हम स्ट्रिंग बनाते हैं ना, तो उसका एक इंडेक्स होता है हर एक उसके पोजीशन के लिए। तो ए जैसे स्ट्रिंग है, तो अब इसका इंडेक्स वाला पोजीशन क्या होगा, जीरो इंडेक्स। आप, मैं हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ऊपर में उसका इंडेक्स लिख दे रहा हूँ। फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे। देख रहे हो, एफ जो है वो 6th पोजीशन पे है, 6th इंडेक्स पे है। 5 5th इंडेक्स पे ई है। ओके, 0, 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी, ये 6 नहीं आएगा, मैं एक्स्ट्रा दे दिया था वहाँ पे। तो जीरो इंडेक्स पे ए है, फर्स्ट इंडेक्स पे बी है, सेकेंड इंडेक्स पे सी है, थर्ड पे डी, एंड सो ऑन, ई और एफ है। तो जैसे ही आप किसी जीरो के अलावा 2 को आप देखो, अच्छा वो इधर क्यों आ रहा है, क्योंकि ए वाला जो लाइन मैंने लिखा है वो पाइथन के सिंटेक्स के लिए नहीं है। तो मुझे क्या करना अच्छा है कि मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब आप देखो, यस का मैं अगर 2 देखना चाहता हूँ, तो यस के 2 सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, सी है, और वो आ गया। अगर मैं सपोज 5 देखना चाहता हूँ, देखो यफ आ गया। तो ये तो ए तरीका हुआ कि आप जीरो से लेकर के चल रहे हो और 5 तक जा रहे हैं। एक और इसका इंडेक्सिंग का एक और तरीका होता है, वो है नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो होता क्या है नेगेटिव इंडेक्सिंग, ये चलता है पीछे से, एफ को मानेगा -1, एफ को बोलेगा -1, ई को बोलेगा -2, ई जो है वो -2 पोजीशन पे है, फिर डी जो है वो -3 पोजीशन पे है, फिर -4 पे है, और एक -5 पे है, और एक -6 पे है। यहाँ पे क्योंकि माइनस लिखने के बाद थोड़ा स्पेसिंग के चलते वो इशू हो जा रहा है, बट आपको मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ कि एफ जो है वो -1 पे, मैं यहाँ पे शो करके भी दिखा दूंगा कि जैसे मैं -1 एक्सेस करूँगा तो एफ आएगा, -2 ई, जैसे ही मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग -3 कर रहा हूँ तो वो डी आ रहा है। फिर अगर मैं -4 करता हूँ तो क्या आ रहा है, सी आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, बट जैसा ही आप किसी ऐसे इंडेक्स को आप एक्सेस करना चाहोगे जो जो इंडेक्स इस स्ट्रिंग में नहीं है, मतलब इस जैसे 5 है, 5 तो लास्ट है इंडेक्स, अगर मैं यहाँ पे 6 का देखूंगा तो देखो आपको क्या देगा, एक एरर देगा, और क्या दे रहा है, इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ 6th इंडेक्स को, बस 6th इंडेक्स तो है ही नहीं, राइट। अगर मैं सेम, अगर निगेटिव वाले में माइनस, निगेटिव वाले में क्या है, -6 है, तो अगर मैं -7 इंडेक्स देखना चाहूँ तो अगेन वो मुझे एरर देगा, क्या, इंडेक्स एरर। तो ये है इंडेक्सिंग का, कि आप एक एक एलिमेंट को अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हो। सेम एक कॉन्सेप्ट होता है स्लाइसिंग बोल के। स्लाइसिंग में क्या होता है कि अगर आपको सपोज, इंडेक्सिंग से हम क्या देख रहे थे, अगर मुझे किसी एक कैरेक्टर को देख निकालना है तो हम इंडेक्सिंग के थ्रू निकाल रहे थे। बट अगर मुझे कोई सब स्ट्रिंग चाहिए, इस पूरे स्ट्रिंग का कोई पार्ट चाहिए, जैसे ए बी सी डी ये पूरा है, मुझे बस ए बी सी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग कैसे करते हैं, तो अगर मुझे ए बी सी चाहिए तो मैं कहाँ से स्टार्ट मुझे करना होगा, जीरो से। तो मैं स्लाइसिंग के अंदर में क्या लिखूंगा, जीरो, फिर दूंगा मैं कॉलोन, ये सिंटेक्स है स्लाइसिंग का। और फिर मैं इन, यहाँ पे आप ऐसा समझ लो कि कोलोन से पहले जो हम देते हैं, कोलोन से पहले जो देते हैं उसको बोलते हैं स्टार्ट, कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं स्लाइसिंग को। कोलोन के बाद जो हम लिखते हैं वो मानो इंड, इंड लेकिन एक्सक्लूसिव वाला, जैसे हम रेंज वाले में करते थे। रेंज वाले में अगर हम यहाँ पे हम 10 डाल रहे हैं, यहाँ पे अगर हम 5 डाल रहे हैं, इसका मतलब है कि 5 जो है एक्सक्लूडेड है, वो पार्ट नहीं रहेगा।
सेम वैसे ही स्लाइसिंग में होगा कि पहला जैसे हमने अगर जीरो लिखा मतलब वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा, बट कोलोन के बाद जो हम नंबर लिखेंगे वो एक्सक्लूडेड होगा। तो अगर मुझे सी को इंक्लूड करना है तो मुझे इंडेक्स क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 3। और मैं जब रन करूंगा तो आप देखो ए बी सी। क्यों मैंने 3 लिखा, क्योंकि सी तक तो मुझे इंक्लूड करना है, इसका मतलब 2 को इंक्लूड करना है, तो मुझे एक इंडेक्स एक्स्ट्रा देना होगा, मुझे 2 से एक नंबर बढ़ा देना होगा, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा। अब यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है कि एक और कॉलन दो, और तीसरा जो आप दोगे वैल्यू वो कहलाता है स्टेप, राइट। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको 2 करके दिखाऊं तो देखो उसने बी को स्किप कर दिया, ए लिया, बी स्किप कर दिया और फिर सी लिया। देख रहे हो? ठीक है, तो ये है स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। अब स्लाइसिंग में ही एक और चीज मैं बता देता हूँ कि जब निगेटिव स्लाइसिंग करते हैं, निगेटिव स्लाइसिंग करते हैं इन सेंस, इसको ये भी बोलते हैं निगेटिव जंप के साथ करते हैं, तो आपका जो स्ट्रिंग है वो पीछे की ऑर्डर मतलब रिवर्स ऑर्डर में स्लाइसिंग कर सकते हो, जैसे रेंज वाले में हम कर रहे थे। तो सेम जैसे मैं अगर स्टार्ट करना चाहूँ कि यहाँ से डी से स्टार्ट करना चाहता हूँ और इधर से डी सी बी ए मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डी के जो इंडेक्स है मुझे वहाँ से स्टार्ट करना है, तो डी के इंडेक्स है मुझे 3, मैं 3 से स्टार्ट करूँगा, कॉलन दूंगा और मुझे कहाँ तक जाना है, 0 तक जाना है। मतलब मुझे, क्योंकि मैं एक कॉलन के बाद सेकेंड वाला पैरामीटर दे रहा हूँ, तो अगर मैं सिर्फ 0 लिखूंगा तो क्या करेगा वो 0 को एक्सक्लूड कर देगा। कहाँ तक सिर्फ वैल्यू मुझे देगा, 1 तक। बट मुझे अगर 0 को इंक्लूड करना है तो सेकेंड वैल्यू क्या देना होगा, मतलब 0 से एक और कम देना होगा, -1 कॉलोन -1। -1 मैं लास्ट में क्यों दिया, क्योंकि मुझे निगेटिव जंप चाहिए। अब आप देखोगे, अच्छा 3 से ओके, पहले मैं दिखा देता हूँ 3 से 0 वाला। तब आप देखो क्या मिल रहा है आपको, DCBA, राइट। अब वो 1 क्यों नहीं, -1 जब मैं दिया वो क्यों नहीं लिया, उसका रीजन ये था कि -1 को वो ट्रीट करने लगा निगेटिव इंडेक्सेस के तौर पे। निगेटिव इंडेक्सेस के तौर पे मतलब वो 5 एफ को डिनोट कर रहा है। अब डी से मुझे एफ तक जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, मुझे इस डायरेक्शन में चलना होगा, राइट। डी से एफ तक मुझे जाना है तो मुझे किस डायरेक्शन में चलना होगा, डी से ऐसे चलना होगा। बट मुझे, मैंने जो यहाँ पे स्टेप दिया है वो निगेटिव स्टेप दिया है। निगेटिव स्टेप जब दिया था तो उसका मतलब क्या हो गया कि आपको डी से आपको लेफ्ट साइड में चलना होगा, बट लेफ्ट साइड में कहीं पर तो एफ तो आएगा नहीं, तो इसलिए वो मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा था। जब मैं यहाँ पे -1 लिख करके यहाँ पे भी -1 लिखे हुए था, जैसा ही मैंने यहाँ पर से -1 हटा दिया, अब आप देखोगे DCBA आ जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आप कोलोन के आजू बाजू आप कुछ नहीं दोगे, आजू बाजू इन सेंस लेफ्ट में स्टार्ट वाला पोजीशन अगर आप कुछ नहीं देते हो, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या लेता है कि वो शुरू से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, बिगिनिंग से। बाय डिफॉल्ट अगर आप सेकेंड वाला कॉलोन के बाद वाला जो वैल्यू है वो भी अगर आप नहीं देते हो, तो वो क्या लेगा, वो समझेगा कि पूरा एंड टू एंड मतलब शुरू से लेकर के अंत तक वो जाएगा, राइट। और ए भी अगर आप नहीं देते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप बाय डिफॉल्ट सारा कुछ ले रहे हो, तो मतलब पूरा का पूरा स्ट्रिंग आ जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे सिर्फ -1 देते हो तो आप देखोगे कि ये क्या कर दिया, इसने इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर दिया कैसे, क्योंकि मैंने स्टार्ट भी कुछ नहीं बताया। तो पाइथन को जो सबसे बेस्ट स्टार्ट लगेगा निगेटिव वाले के साथ, वो वहां से ले लेगा। तो निगेटिव अगर हम स्टेप जंप ले रहे हैं, निगेटिव जंप ले रहे हैं, तो सबसे बेस्ट स्टार्ट क्या रहेगा, एफ रहेगा। तो एफ से वो स्टार्ट होगा और एंड कहाँ तक होगा, ए को इंक्लूड करते हुए वो एंड होगा। तो इसलिए कॉलन के बाद में कुछ नहीं दिया, और जैसे ही अगर मैं कॉलन के बाद में कुछ दे देता हूँ, जैसे 1 मैं लिख देता हूँ, तो वो अब आप देखोगे कि ये एफ लेगा, ई, डी, सी और बी, क्योंकि बी जो है इंडेक्स 1 पे है और मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। 1 लिख दिया इसका मतलब अब इंडेक्स 1 को वो एक्सक्लूड कर देगा। एक्सक्लूड कर दिया, आपको दिख रहा हो, सी के बाद बी और ए आना था तो उसने एक्सक्लूड कर दिया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में आपको दो चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं एक्चुअली। पहला तो स्टार्ट इंडेक्स आप देते हो कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। सेकेंड वैल्यू जो आप कॉलोन के बाद देते हो
वो इंड जो होता है एक्सक्लूसिव होता है, तो आप इंड देते हो। और फिर तीसरा कि आपको जंप आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जंप चाहिए या निगेटिव में, वो आप माइनस और नेगेटिव आप वैल्यू दे रहे हो तो वो नेगेटिव जंप लेगा, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हो तो वो पॉजिटिव जंप लेगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं स्लाइसिंग के। और अभी तक हमने क्या देखा, क्रिएटिंग देखा, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग देखा। अब हम एडिटिंग देखते हैं, क्यों, जो कि मैं पहले स्टार्ट कर रहा था, बट मैंने बोला कि एडिटिंग हम बाद में देख सकते हैं, क्योंकि एडिटिंग के टाइम पे हमें चाहिए होगा इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। सपोज यस को मैं पहले दिखा देता हूँ कि यस क्या है। यस ABCDEF है, राइट। अब मुझे एडिट करना है इसको। सपोज सी वाला जो कैरेक्टर है, मुझे सी नहीं चाहिए, मुझे वहाँ पे एक्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यस का एक कौन सा इंडेक्स पोजीशन पे है, सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे, राइट। तो यस का 2 वाले पोजीशन पे अब मुझे एक्स रख देना है। पे अगर मैं इसको करने जाऊँ तो आप देखोगे इस तरह का वैल्यू आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। नो एडिटिंग पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स जो स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का क्या मतलब है, इम्यूटेबल का मतलब है कि एक बार जो स्ट्रिंग बन गया वहीं पे चेंजेस नहीं होगा, वहीं पे चेंजेस नहीं होगा। आपको अगर चेंजेस करने हैं, सपोज मुझे क्या चेंजेस करने थे कि A B के बाद C के जगह पे X मुझे डालना है, तो आप इस तरह से नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, एक अलग स्ट्रिंग बनाना होगा, और फिर आप जैसे ही आपको वो सी दिखे आप उसको सी ना रख करके आप उसको एक्स में बदल दो। आप वो कैसे करेंगे, तो पहले तो मैं रहने देता हूँ ये वाला, ताकि आपको पता चले कि डायरेक्टली हम इस तरह से हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। बट उसको चेंज करने का आपको दूसरा मेथड निकालना होगा। क्या मेथड होगा कि आपको एक अलग स्ट्रिंग बनाना होगा। सपोज मैं दूसरा स्ट्रिंग में बना देता हूँ एस एस, और इसको मैं एम्प्टी रख रहा हूँ। एम्प्टी क्यों रख रहा हूँ, for I in yes if I double equal to C, if I double equal to C then SS plus equal to I, सॉरी SS प्लस इज इक्वल टू एक्स करना होगा ना मुझे, क्योंकि C के जगह पे मुझे क्या रखना है, एक्स रखना है। मैं आपको बता दूंगा लाइन बाय लाइन के कोड में हो क्या रहा है। अगर वो C नहीं है तो एल्स में मैं क्या लिखूंगा, एल्स में लिखूंगा एस एस इक्वल टू आई। अब आप जब प्रिंट करोगे लास्ट में प्रिंट यस और करो आप प्रिंट यस यस, तब आप देखो आपको जो चेंजेस चाहिए था वो चेंजेस मिल गया। अब हुआ क्या, मैं सबसे पहले एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना लिया, क्योंकि मुझे बाय डिफॉल्ट अगर मुझे सेम स्ट्रिंग चाहिए बट सिर्फ मुझे चेंजेस क्या करने हैं, सी के जगह पे एक्स करने हैं, तो इस तरह से तो मैं कर नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगा, मैं ए वाला अप्रोच फॉलो करूँगा। और इस वाले अप्रोच में मैंने क्या किया कि मैं फॉर लूप लगाया किसके ऊपर, यस के ऊपर, इस पूरे स्ट्रिंग के ऊपर। फॉर लूप लगाने से क्या होगा, मुझे एक एक एलिमेंट मिलते जाएगा। जैसे ही मुझे एक एक एलिमेंट मिल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, उस एलिमेंट के ऊपर ए वाला स्टेटमेंट चेक कर रहा हूँ कि वो सी के बराबर है क्या। अगर वो सी के बराबर रह गया तो मैं क्या करूँगा कि उसके जगह पे मैं एक्स को डाल दूंगा। अगर सी नहीं है, सी नहीं है तो जो एलिमेंट मुझे मिल रहे हैं सेम मैं उसको एस एस में डाल दूंगा। अब प्लस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू मतलब क्या है, अभी ये सेगमेंट ऑपरेटर के ऊपर में पढ़ाया था। इस तरह से काम करता है कि यस को आप यस इक्वल टू आप यक्स करो और सेम यस में डाल दो, राइट। अब एक वाला चीज आपको कल पढ़ाया था कि बोलते हैं कि जब आप एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ एडिशन करते हो तो वो क्या कर देता है, उसको कनकैटनेट कर देता है, राइट। तो आप देख रहे हो कैसे आप जो भी आप कौन कैसे वो बिल्ड हो करके आगे आपको वो कंबाइन तौर पे आपको उसको यूज करना होगा, राइट। तो अब आप देखोगे कि क्या इतना लंबा प्रोसेस मुझे करना होगा क्या, कैरेक्टर ही तो चेंज करने थे। तो इसका सॉल्यूशन है नहीं, अभी के
सबसे लास्ट में जो टॉपिक मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग के साथ, उसको बोलते हैं रिप्लेस। मुझे करना क्या था, मुझे रिप्लेस ही तो करना था, सी के जगह पे एक्स मुझे लाना था, राइट। तो यस मेरा अभी भी क्या है, ABCD है। अब एक फंक्शन होता है यस डॉट, डॉट के बाद अगर आप कुछ देर, तो यहाँ पे एक लिस्ट आएगा आपको, और अगर वो लिस्ट नहीं आ पाता है, आप कभी कभी आप शिफ्ट टैब, तो उसके साथ में आपको डिस्क्रिप्शन आएगा। अच्छा यहाँ पे नहीं आ रहा है, हाँ अच्छा अब आया। अब क्या होता है, डॉट प्रेस करोगे और प्रेस करोगे टैब, जैसा ही आप टैब करोगे तो ये पूरा एक लिस्ट मानो के एक तरह से आ जाएगा। ये सारे स्ट्रिंग पर यूज कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे इसमें से कुछ कि कैसे वो देखोगे ना तो आप समझ जाओगे बस फंक्शन के नाम से क्या काम कर रहा होगा। बट इसमें इंपॉर्टेंट फंक्शन है उस पर हम लोग आज बात करेंगे। अभी इस सेशन में बस इस रिप्लेस, आगे जब सेशन रिज्यूम करेंगे हम लोग 2:30 बजे से, उस समय फिर और जो रिमेनिंग फंक्शंस है, रिमेनिंग फंक्शन पढ़ेंगे और सब कुछ पढ़ेंगे। बट अभी मैं रिप्लेस के ऊपर मैंने टॉपिक स्टार्ट बता देता हूँ कि मुझे करना क्या है। मुझे मैं यूज करूंगा रिप्लेस फंक्शन। अब रिप्लेस फंक्शन कहाँ से करता है, इस, इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो कैसे जान सकते हो, तो इस हर एक फंक्शन का एक आपको कैसे जान सकते हो, जैसे ही मैंने यहाँ पे पैरेंट रिप्लेस लिखा और ब्रैकेट लगाया, अब आप सिर्फ टैब दबाओगे तो आपको ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। अब इस डिस्क्रिप्शन में देखिए, पहले तो ये पढ़ लीजिए, रिटर्न ए कॉपी विथ ऑल occurrences ऑफ सब स्ट्रिंग्स ओल्ड रिप्लेस्ड बाय न्यू, रिप्लेस्ड बाय न्यू। तो मुझे रिप्लेस क्या करना है, अपने क्वेश्चन में जो हम लेके चल रहे थे उसमें रिप्लेस करना था मुझे, सी करना था। किससे रिप्लेस करना था, एक्स। हम जिस करना है वो लिखते हैं, जिसको रिप्लेस करना है वो लिखते हैं। मतलब पहले हम ओल्ड लिखते हैं फिर हम लिखते हैं न्यू। तो यहाँ पे मैं ये भी लिखता हूँ, ओल्ड इक्वल और न्यू इक्वल टू, क्या किस रिप्लेस करना था, एक्स से। अब जब आप इसको रन करोगे, रिप्लेस टेक्स्ट नो कीवर्ड, ओके। मैं आपको बताने के लिए वो ओल्ड वाला लिखने लगा, बट आप जब इसको, इसका डिस्क्रिप्शन आप चेक करोगे तो ओल्ड, क्या बोलते हैं इसको, ओल्ड जो है वो आगे मैं हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे जब हम फंक्शन पढ़ेंगे, तो अभी मैं उसके ऊपर नहीं जाता हूँ कि कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या हैं, आप उसके बारे में मत देखिए। तो मुझे जो रिप्लेस करना है मैं पहले वो लिखूंगा, और जिससे रिप्लेस करना है वो मैं उसके बाद लिखूंगा और इसको रन करूंगा। तो अब आप देखोगे रिजल्ट में आ गया, राइट, रिजल्ट में आपको आ गया। अब मैं आपको एक और चीज बता दूंगा, पाइथन क्यों इतना बढ़िया लैंग्वेज है, क्योंकि आपको जो काम करना था वो इस वे में हो सकता था, इस वे में होता है इन जनरल, कि आपको जो स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब आप ये वाला काम नहीं कर सकते, आप स्ट्रिंग बना हुआ स्ट्रिंग में आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होगा, एक नया स्ट्रिंग बनाना होगा। नया स्ट्रिंग बना करके आपको क्या करना होगा, जो आपको चेंज करना है उसके ऊपर आप कंडीशन लगा कि जो कैरेक्टर है वो सी के बराबर है या नहीं, अगर है तो उसको बदल दो किससे, एक्स से। अब इतना सारा काम करने के बजाय हम सिर्फ ए वाला एक लाइन, एक फंक्शन रिप्लेस फंक्शन का यूज करेंगे और मुझे वो रिजल्ट दे दिया, राइट। तो ये है रिप्लेस फंक्शन और कैसे आप किसी स्ट्रिंग को एडिट कर सकते हो। तो अभी हमने स्ट्रिंग स्टार्ट किया था और स्ट्रिंग में हमने पढ़ा इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और फिर रिवर्सिंग। यहाँ पे हमने निगेटिव इंडेक्स लगा करके ये वाला जो सिंटेक्स लिखा, ये क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। फिर हमने पढ़ा एक स्ट्रिंग को एडिट कैसे करते हैं। बट हमने एक और चीज़ जाना कि डायरेक्टली हम एडिट नहीं कर सकते। अगर सेम स्ट्रिंग बना हुआ है, अगर हम सेम स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग बना हुआ है, अगर हम सेम स्ट्रिंग में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो हम वो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल होता है, एक बार बन गया तो वो बन गया। अगर आपको उसको एडिट करना है, इसका मतलब आपको एक न्यू स्ट्रिंग बनाना होगा। तो उसके लिए मेथड ए आप यूज कर सकते हो। बट पाइथन जो है, पाइथन का जो स्ट्रिंग है वो आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है रिप्लेस बोल के, जो क्या करता है, आप उसमें जो जिसको आपको रिप्लेस करना है वो आप डालोगे
जिससे रिप्लेस करना है वो आप दूसरा पैरामीटर डालोगे, और फिर जैसा ही आप इसको रन करोगे आपको एक जो डिजायर्ड आपका रिजल्ट चाहिए था कि मुझे सी को एक्स में बदलना है, वो आपको मिल जाए। तो अभी के लिए इतना ही। अभी फिर से हम लोग 2:30 बजे से रिज्यूम करेंगे सेशन। ओके, किसी को डाउट है अगर अभी तक, या कोई सजेशन कुछ ऐसा, तो बोल सकते हो।